15वीं सदी ईस्वी में यूरोप की बल्कानी रियासतों में इस्लाम तेजी से फैलना शुरू हुआ। नए मुसलमान होने वाले यूरोपी बाशिंदे कुस्तुनतुनिया शहर और उसके इर्द गिर्द उन इलाकों में रहते थे जो कि सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा थे। कुस्तुनतुनिया उस वक्त तक ईसाई बाज़ंतीनी सल्तनत का दारुल हुकूमत था। कुस्तुनतुनिया के इर्द गिर्द मुसलमान अक्सरियत वाले ये तकरीबन 45 शहर बाज़ंतीनी सल्तनत के लिए बड़ा खतरा थे, क्योंकि उस जमाने में मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान सलीबी जंगें जारी थीं और बाज़ंतीनी सल्तनत में सलीबी फौजों की नक्ल हरकत इन मुसलमानों से छुपी नहीं रह सकती थी। उस वक्त कुस्तुनतुनिया में 11वें बाज़ंतीनी शहंशाह कॉन्स्टेंटीन की हुकूमत थी। कॉन्स्टेंटीन ने अपने इलाके में हर किस्म का जुल्म और जबर जारी रखा हुआ था। सन 1422 ईस्वी में सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान मुराद सानी ने कुस्तुनतुनिया का मुहासरा कर लिया ताकि वो शहर को फतह करके वहां के मुसलमानों और दूसरी कौमों को कॉन्स्टेंटीन के जुल्म से आजाद कराए, मगर वो इस मकसद में कामयाब ना हो सका। अलबत्ता सिर्फ 30 साल बाद सुल्तान मुराद का बेटा सुल्तान मोहम्मद इस मकसद में कामयाब हो गया और यूं पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पेशनगोई को सच साबित कर दिखाया कि तुम जरूर कुस्तुनतुनिया फतह करोगे। उस शहर का अमीर भी खूब होगा और ये फातेह फौज भी खूब होगी। दरवाजा खोलो। गौर से सुनो, अगर तुम इस शहर में रहना चाहते हो तो तुमको लाजमी टैक्स देना होगा। याद रखो कि बादशाह और उसके सिपाही तुमको दुश्मनों से बचाते हैं, लिहाजा फौरन जाओ और टैक्स लाओ, वरना हम और तरीके भी जानते हैं। बहुत सही जा रहे हो एलेक्सी, तुमने मेरे लिए खासा टैक्स जमा कर लिया है, लेकिन इसमें और इजाफा हो जाए तो अच्छा है। लेकिन सरकार, हम तो लोगों से पहले ही तमाम दौलत ले चुके हैं। अच्छा ठीक है, अब वक्त आ गया है कि इस रकम से एक अजीमुशान महल तामीर करवाया जाए। मेरा ख्याल है कि हम कल ही इस महल की बुनियादें रख देते हैं। लेकिन ये नामुमकिन है सरकार, हमारे पास काम करने के लिए इतने मजदूर ही नहीं। तुमसे बड़ा बेवकूफ मैंने नहीं देखा एलेक्सी। क्या तुम कुस्तुनतुनिया की गलियों में बेशुमार फिरते हुए बेकार लोगों को नहीं देखते? ये सब हमारे लिए मजदूरी तो है। अगर ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आती तो मैं तुम्हें भी उन लोगों में शामिल कर सकता हूँ। मैं माफी चाहता हूँ हुजूर, मैं गलती पर था। अब आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। कि खड़े हो जाओ एलेक्सी और काम शुरू कर दो, ताकि इस अजीमुशान महल की तामीर को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जा सके। कुस्तुनतुनिया में तो यह सूरत हाल थी, जबकि बहरे मरमर के उस पार अवाम सुल्तान मुराद दोम की हुक्मरानी में अमन और सलामती के साथ रह रहे हैं। वो एक इंसाफ पसंद मुसलमान हुक्मरान है। सुल्तान मुराद कुस्तुनतुनिया के अवाम की हालत जार के बारे में सुन सुनकर कुढ़ता रहता है और अक्सर अल्लाह से दुआ करता है कि वो उसे ताकत अता फरमाए ताकि वो उस शहर के लोगों को जुल्म और जबर से निजात दिलाकर वहां इस्लामी निजाम इंसाफ कायम कर सके। कई सालों तक हुक्मरानी करने के बाद और कई दफा सलीबी जंगों में दुश्मन को शिकस्त देने के बाद अब सुल्तान मुराद तख्त किसी और मुनासिब शख्सियत के सुपर्द करना चाहता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद। मैंने तीसरी जिल्द का मुताला भी मुकम्मल कर लिया है उस्ताद मोहतरम। तो आराम कर लो बेटा। जनाब मैं सो गया था, लेकिन सुबह ही मेरी आंख खुल गई। क्या अब मुझे चौथी और पांचवी जिल्द के मुताले की भी इजाजत है? क्यों नहीं, तुम उनका मुताला शौक से कर सकते हो। शुक्रिया उस्ताद मोहतरम।
लगता है मोहम्मद दिन रात पढ़ाई में लगकर फन सिपाहगरी भूलता जा रहा है। ऐसा हरगिज नहीं मेरे दोस्त, वक्त आने पर वो अपनी तलवार के जौहर भी दिखाएगा। वालेकुम सलाम। उस्ताद मोहतरम, मेरे बेटे मोहम्मद के बारे में कुछ बताइए। उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है? हाँ सुल्तान मुराद, वो बहुत ज़हीन और मेहनती तालिब इल्म है। इसका मतलब है कि अब मैं अपना अहम फैसला कर सकता हूं। यह मेरी जिंदगी का सबसे अहम फैसला है, क्योंकि इस पर मेरी कौम के मुस्तकबिल का दारोमदार है। मैं अपनी कौम के बेहतरीन मफाद में अपना तख्त व ताज आज ही अपने बेटे मोहम्मद के सुपुर्द करता हूं। परेशानी और मुश्किलात का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि आप लोग हर किस्म के हालात में इसकी मदद और रहनुमाई करेंगे। सुल्तानी किस तरह मुमकिन है? मोहम्मद अभी बहुत छोटा है। बस पाशा, ये बात तय हो चुकी है। अब इस मौजू पर मजीद कोई बात नहीं होगी। मेरे बेटे, आज मैं अपना ताज फख्र व एतमाद के साथ तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। अब तुम्हारा काम है कि तुम इस एतमाद पर पूरे उतरो और पूरे मुल्क में अमन और सुकून कायम करो। कौन सोच सकता था कि सुल्तान मुराद इस किस्म का फैसला करेगा? सुल्तान ने मुल्क की बागडोर एक कम उम्र और नातजुर्बेकार लड़के के हाथों में दे दी है। दुश्मन इस फैसले का फायदा उठाकर हम पर हमला भी कर सकता है। मैं भी यही खतरा महसूस कर रहा हूँ। न जाने क्यों मुल्क की हुक्मरानी एक नातजुर्बेकार बच्चे को सौंप दी गई है। वैसे तो सुल्तान मुराद का नाम ही दुश्मनों को खौफजदा करने के लिए काफी है। अब हमें यह सोचना है कि हमला किस वक्त किया जाए। हमले तो हमने इससे पहले भी बहुत किए हैं और हमेशा नाकाम रहे हैं, लेकिन अब हमें इन बातों को भूल जाना चाहिए, क्योंकि सुल्तान मुराद बूढ़ा हो चुका है। जल्दी हम उसके मरने की खबर सुनेंगे। जनाब, कुस्तुनतुनिया से पैगाम आया है कि सुल्तान मुराद तख्त से उतर चुका है। इसका मतलब हुआ कि सुल्तान मर गया है। देखा मेरा तज्जिया कितना दुरुस्त साबित हुआ। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी फौज को मुनज़्ज़म करके सल्तनत उस्मानिया का खात्मा कर दें। सुल्तान मोहम्मद, हम सब तो आपके साथी हैं, मगर क्या ही अच्छा होता जो आप अपने वालिद सुल्तान मुराद को दोबारा फौज में ले आए, क्योंकि हमारी कौम को दुश्मनों से बेशुमार खतरात लाहक हैं। मैं आप लोगों की तजवीज से मुकम्मल इत्तफाक करता हूं, क्योंकि हमें दुश्मनों की तरफ से बेहद खतरा है। मुझे खुद समझ में नहीं आता कि मेरे वालिद ने ऐसे मौके पर हुकूमत क्यों छोड़ दी। उन्हें हमें और हमारी फौज को नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं खुद उनसे गुजारिश करूंगा कि इन खतरनाक हालात पर गौर करें, और अगर आपने मुझे सुल्तान बनाया है तो यह मेरा फैसला है कि आप फौज की क़यादत संभालें। मेरे बेटे ने मुझे मुश्किल में डाल दिया है, लेकिन मैं उसके हुक्म की तामील के अलावा और कर भी क्या सकता हूं। बिलाखिर सलीबी हमलावरों ने सल्तनत उस्मानिया के शहर बरना का मुहासरा कर लिया। मुसलमान फौज ने दुश्मनों से मुकाबला करने की तैयारियां शुरू कर दी, ताकि इस मुहासरे को खत्म किया जा सके और इस्लाम के परचम को बुलंद किया जा सके। मुसलमानों की फौज एक तवील सफर तय करने के बाद बरना पहुंची और ईसाई फौज के आमने सामने आ गई, और फिर जंग शुरू हो गई।
बड़े घमसान की जंग हुई, जिसमें बिलाखिर सलीबियों को शिकस्त और मुसलमानों को फतह नसीब हुई। इस जंग के बाद भी सुल्तान मुराद की सलीबी फौजों के खिलाफ फतूहात का सिलसिला जारी रहा, यहां तक कि 1451 में उनका इंतकाल हो गया। उस वक्त तक सुल्तान मोहम्मद एक मुतहर्रिक, होशियार, मजबूत और ज़हीन जवान बन चुका था। अब उसे एक तरह से दूसरी मर्तबा मुल्क की बागडोर संभालनी पड़ी थी। ऐ मेरी हुकूमत के कायदीन, आपका और मेरे वालिद का तवील अरसे का साथ रहा है। अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह दे। आप लोग सल्तनत उस्मानिया के सच्चे वफादार हैं। मेरे दोस्तों, मुझे आपको एक दूसरे से मुतारिफ कराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम साल हर साल से मिलकर जद्दोजहद कर रहे हैं और इस मुल्क को कौम के निगरान हैं। हमें हमेशा वरों से खतरा रहा। कई बार हमने जंगें भी लड़ी और अल्लाह की मदद से हमने दुश्मनों पर गलबा भी पाया। हमारे बुलंद हौसला बुजुर्गों ने इस कौम की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर डाल दी है। हमें उनके एतमाद और यकीन पर पूरा उतरना होगा। हम कई सालों से सलीबी फौज के हमलों का दिफा कर रहे हैं, लेकिन हम ये दिफाई हिकमत अमली ज्यादा अरसे तक जारी नहीं रख सकते। इससे पहले कि हम उनका शिकार बन जाएं, हमें अपने तौर तरीकों को बदलना होगा और दिफा के बजाय हमला करना होगा, ताकि पूरे खित्ते में अमन व अमान कायम किया जा सके। मैं इसके लिए अल्लाह ताला से मदद मांगता हूं कि वो मुझे इस काबिल बनाए कि मैं वालिद के मकासद को पूरा कर सकूं। इस मकसद के लिए हमें अल्लाह पर सच्चा यकीन और एतमाद रखने के अलावा सख्त मेहनत, बहादुरी, जहानत और मुस्तकिल मिजाजी से काम लेना होगा। याद रखें कि फतह हमेशा अल्लाह ही की तरफ से मिलती है। अरे जनाब, आप अंदर नहीं जा सकते। अरे रुकिए, मैं अपने मोहतरम बादशाह से मिलने जा रहा हूँ। एलेक्सी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हुजूरे वाला, मैं आपके लिए एक खास खबर लाया हूँ। बोलो, क्या ये बुरी खबर है? जनाबे वाला, इसका अंदाजा आप मेरे तासुरात से लगा सकते हैं। ओह, तुम्हारी खुशी देखकर लगता है एलेक्सी कि अच्छी खबर है। बूढ़ा शेर मर गया जनाब। कौन सा बूढ़ा शेर? वही जनाब, सुल्तान मुराद। इसके अलावा और क्या हुआ है? क्या अब सुल्तान मोहम्मद हुक्मरान बन गया है? जी जनाब, ऐसा ही हुआ है। वो अब बच्चा तो नहीं रहा होगा। तुम मुझे उसके बारे में बताओ, उसका मिजाज कैसा है? अब तो वो पहले जैसा नहीं रहा होगा। जब 18 साल की उम्र में उसके बाप ने अपनी सल्तनत उसके हवाले की थी, तो मोहम्मद की फौज ने भी वरना में हमें शिकस्त देकर भगा दिया था। इन तमाम बातों के बावजूद सुल्तान मुराद मर चुका है और मोहम्मद अभी बच्चा है, और वो अभी बहुत नातजुर्बेकार है। हाँ, कह तो तुम ठीक रहे हो। जाकिरुफ पाशा, एक तरफ तो मुझ तक ये इत्तला पहुंची है कि शहंशाह कॉन्स्टेंटीन मेरी हुकूमत को कोई खास अहमियत नहीं दे रहा, जैसा कि गुज़श्ता तजुर्बा भी साबित करता है। लेकिन दूसरी तरफ सुलेमान की दी हुई इत्तलात से तो पता चलता है कि वो दिन रात अपना दिफा मजबूत करने में लगे हुए हैं। इन इत्तलात से मैं एक नतीजे पर पहुंचा हूं, और वो ये कि सलीबी फौजें दोबारा हमसे जंग के लिए मुत्तहिद हो रही हैं। कदीर पाशा, आप इस बात को तो मानेंगे कि मौजूदा हालात के जिम्मेदार कॉन्स्टेंटीन और उसके साथी हैं। जनाब, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, लेकिन आप कॉन्स्टेंटीन के कासिद के साथ नरमी से पेश आइएगा। कासिद को अंदर भेजो। कॉन्स्टेंटीन का कासिद हाजिर हो। इज्जत माब आलीजा। उठो उठो, मुझे मालूम है कि तुम उस रकम के सिलसिले में आए हो जो हम तुम्हें अपने बूढ़े कैदी चचा के लिए देते हैं, ताकि तुम उस पर जुल्म न करो। लेकिन तुम लोगों ने मेरे वालिद के इंतकाल के बाद उस रकम में अचानक 3000 अशरफियों का इजाफा कर दिया है। साफ बात है कि मैं इसके लिए कतई तैयार नहीं हूं। ऐसा लगता है कि जैसे जैसे मेरे चचा बूढ़े हो रहे हैं, वो उतने ही महंगे होते जा रहे हैं। हम कॉन्स्टेंटीन के इस मुतालबे पर मजीद गौर करेंगे। अब तुम जाओ।
یہ شور کیسا ہے؟ قدیر پاشا ذرا دیکھیے تو. میں بھی دیکھ کر بتاتا ہوں سلطان معظم. جناب یہ سرکاری ملازمین دراصل آپ کی تخت کی چینی کی جشن منانے کے لیے کچھ رقم چاہتے ہیں. پیسے لینے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ ان سے کہو فوری طور پر منتشر ہو جائیں. شور مت مچاؤ, خاموش ہو جاؤ. سلطان کا فرمان ہے کہ تم لوگ منتشر ہو جاؤ. انہوں نے یہ سب کیوں کیا؟ ان کی اتنی ہمت کیسے ہوئی؟ سلطان معظم آپ کو انہیں کچھ نہ کچھ تو دینا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, انہیں جس چیز کی ضرورت ہے دے کر واپس بھیج دو. علی پاشا, آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ گڑبڑ ہے. اندر اور باہر جو سازشیں ہو رہی ہیں ان کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اب ایسا مزید نہیں ہوگا جناب. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہو رہا ہے نا کہ میں حکمرانی کے وقت بچہ تھا, یا پھر میں کمزور ہوں اور حکمرانی کے قابل نہیں. نہیں سلطان معظم, ایسی تو کوئی بات نہیں. تو پھر اس گڑبڑ کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ تمام مشکلیں ہم ایک ایک کر کے حل کر لیں گے. کیا میری زندگی انہی چکروں میں گزر جائے گی؟ نہیں علی پاشا, یہ تمام مسائل چاہے اندرونی ہوں یا بیرونی ایسے حل نہیں ہوں گے. انہیں آہنی ہاتھوں سے حل کرنا ہوگا. ملک کے تمام بزرگ دانشوروں کو ایک جگہ جمع کرو. میں ان کے ساتھ پہلی فرصت میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں. جناب والا, ہمارا کارمن قبائل کو بھیجا جانے والا قاصد واپس آ گیا ہے. انہوں نے ہمارے پیغام پر کیا رد عمل ظاہر کیا ہے؟ کارمن نے ہمارے پیغام سننے کے بعد سلطنت عثمانیہ کے جنوبی شہروں پر حملے شروع کر دیے ہیں. تو اس طرح سلطان محمد بآسانی اندرونی مسائل کا شکار ہو گیا ہے. ویسے کیا تم نے ہمارے دوسرے ساتھیوں کو بھی پیغام بھیج دیا ہے؟ انہیں فوراً پیغام بھیجو اور بتاؤ کہ کارمن نے بغاوت کر دی ہے. تم لوگ بھی اپنی کارروائیاں تیز کر دو. ٹھیک ہے جناب. ہماری قوم کے قائدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسلمانوں کی جان و مال اور ان کی زمینوں کی حفاظت کریں اور کسی بھی مشکل کو ان تک پہنچنے نہ دیں. لوگ ہم پر اعتماد کرتے ہیں اور مشکل وقت میں ہماری ہی جانب دیکھتے ہیں. ہمارے کندھوں پر ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں جنگ اور دیگر مسائل سے آزاد رکھیں. یاد کریں کہ لڑکپن میں جب میں سلطان بنا تھا تو دشمن ہماری سرحدوں پر جمع ہو گئے تھے. والد محترم نے انہیں شکست دی تھی, لیکن والد صاحب کی وفات کے بعد کانسٹنٹین سربیا اور روم کو ساتھ ملا کر ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے. اگر ہم نے انتظار کیا تو وہ لازماً ہم پر حملہ کر دیں گے. ہمیں اپنے لوگوں کی اور اپنی زمین کی حفاظت کرنی ہے, جو ہم انتظار میں بیٹھ کر نہیں کر سکتے. کانسٹنٹین نے ہمسایہ ممالک کے ساتھ مل کر سرحدوں پر گڑبڑ شروع کر دی ہے اور دیگر حملہ آوروں کو سلطنت عثمانیہ کی سرزمین پر قبضے کے لیے اکسا رہا ہے. یہ تمام باتیں سچ ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہم کانسٹنٹین کو سلطنت عثمانیہ کے خلاف جارحیت کی اجازت نہیں دیں گے. اس کے پاس چناکل کا قلعہ ہے جو کہ بحیرہ ایجین سے بحیرہ مرمر تک چلا گیا ہے. چنانچہ ہم زمینی راستے سے یعنی اناتولیا کی طرف سے جائیں گے, سمندری راستے سے نہیں. اور جب آبنائے باسفورس کے دونوں ساحل ہمارے قبضے میں آ جائیں گے تو یہاں سے کوئی بھی اسلحہ بردار جہاز تباہ ہوئے بغیر نہیں گزر سکتا.
ہم باسفورس کے کنارے پر ایک نیا قلعہ بنائیں گے جو اناتولی قلعے کے بالکل سامنے باسفورس کے دوسرے کنارے پر ہوگا. دونوں کناروں پر توپیں نصب کر دیں گے. اس طرح کوئی بھی جہاز ہماری اجازت کے بغیر باسفورس سے نہیں گزر سکتا. میرے والد اس قلعے کو تعمیر کرانا چاہتے تھے لیکن وہ ایسا نہ کر سکے. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی تعمیر کریں. معاف کیجیے گا سلطان، آپ قسطنطنیہ فتح کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر یہ قلعہ بنانے کی تجویز بازنطینیوں تک پہنچ گئی تو ایک اور صلیبی جنگ شروع ہو جائے گی. ہم ہر صورت میں یہ قلعہ تعمیر کریں گے اور اس کی تعمیر میں کسی کو آڑے نہیں آنے دیا جائے گا. کوئی دھمکی، خواہ وہ بازنطینیوں کی طرف سے ہو، کانسٹنٹین کی طرف سے یا کسی بھی صلیبی کی طرف سے. ہمارے دشمن اگر ہمارے خلاف متحد ہو رہے ہیں تو ہماری کمزور کارروائی انہیں روک نہیں سکے گی. ان کی جارحیت کے جواب میں خاموشی سے تو نہیں بیٹھا جا سکتا. اس سے ہمارے ارادے کمزور ہوں گے. مگر ہمیں عوام کے اعتماد پر پورا اترنا ہے. لہذا جاؤ، معماروں اور بڑھئیوں کو جمع کرنے کے علاوہ بڑی تعداد میں مزدوروں کو بھی ساتھ لے لو. ہمیں یہ قلعہ 3 مہینوں میں تعمیر کرنا ہے انشاءاللہ، اور اس طرح اس علاقے پر ہم کنٹرول حاصل کر لیں گے.